क्योंकि कैमरा मेरा सामने लगा हुआ है, मेरे को ड्राइविंग में ध्यान है मेरा, नो प्रॉब्लम। तो जी कईयों ने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, कईयों ने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है, कईयों ने टूरिस्ट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो जी इसमें अभी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ से उनका एक बारी वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद यहाँ आएंगे और बस डन, है ना। तो भाई लोगों ऐसा नहीं है। तो मैं आपको अभी पूरी जानकारी देता हूँ कि कल को आपको यहाँ आने के बाद ये ना लगे कि यार हमें ये सारी बातें क्यों नहीं बताई थी पहले आने से पहले। अगर ऐसा हमें पता होता तो हम यार फिर ये तैयारी करके आते या ये करते, या हमने इतने दिन बाद आना था, या हमने ऐसे करना था, है ना। फिर भाई ऐसी बातें होती हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको मतलब प्योर बात बता देता हूँ कि भाई क्या आपको करना चाहिए। और यहाँ आने अगर वीज़ा लग गया तो ये कोई बड़ी सक्सेस नहीं है। इसके बाद असली आपका स्ट्रगल स्टार्ट होना है, ठीक है जी। तो एक टाइम ऐसा आता है बंदा सोचता है कि यार क्यों फंसे यार, आगे सारा बिना बात के पंगा ले लिया ये है वो, है ना। तो फिर जिस बंदे के पास बंदा आता है या जो बंदा की वीडियो देख के आता है मेरे की तरफ, तो फिर वो सोचता है यार उसको देख के आगे यार हम तो बता यार यहाँ तो फंस गए आगे, ठीक है ना भाई। तो अभी सुनना मेरी बातें। तो देखो भाई, अगर आपका वीज़ा लग गया, पहले हम बात करते हैं विजिटर वीज़े की, ठीक है। अगर आपका वीज़ा विजिटर वीज़ा लग गया है ना, और आपकी फ़्लाइट है, तो आप सोचते हो कि जब बस अब तो कनाडा पहुँच जाएंगे, ठीक है, पहुँच जाओगे नो डाउट। उस जगह तो मस्त कंट्री चलेंगे, ये भी कोई बात नहीं, मस्त कंट्री भी है, सारा कुछ ठीक है ना। पर भाई काम जब आता है ना, क्योंकि जब आपका विजिटर वीज़ा लगता है, ठीक है, वो तब तक लगेगा जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। अगर वैसे 10 साल के लिए पासपोर्ट इश्यू होता है, जैसे किसी का पासपोर्ट पिछले 3 साल से बढ़ा हुआ है, किसी का 2 से, किसी का 5 से, है ना। तो जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी बची हुई है एक्सपायर होने तक, तब तक का ये आपको वीज़ा लगा के दे देंगे। सपोज़ करो कि आपको 5 साल का वीज़ा लग गया आपका, ठीक है। तो 5 साल के वीज़े में आप ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 5 साल रह सकते हो। तो उसमें ऐसे है कि आप मतलब 6 मंथ आप यहाँ रह सकते हो 5 साल के वीज़े में, ठीक है। इन्होंने इसलिए आपको वीज़ा दिया कि चलो आपको बार MSC फाइल नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए दिया है। तो वो इसलिए नहीं है कि आप यहाँ 5 साल रह सकते हो। आपको 6 मंथ कनाडा में रह के, तो 6 मंथ के अंदर कनाडा लीव करना पड़ता है टूरिस्ट और विजिटर वीज़े में, ठीक है जी, जाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा वे है कि चलो आप एक्सटेंशन डाल सकते हो, तो उस पर भी आपको 3 मंथ की एक्सटेंशन और मिल जाती है। मतलब आप एक बार आके 9 मंथ तक यहाँ पे रह सकते हो, है ना, टूरिस्ट वीज़ा पे। पर अगर आप एक्सटेंशन डालते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको एंट्री में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, क्योंकि उनको लगता है यार तू 9 महीने तो रह गया, अभी तो दोबारा फिर से कनाडा के लिए तूने उठाया बैग, है ना। तो उनको डाउट होने लगता है कि ये बंदा इलीगल काम करता है, ठीक है ना। तो भाइयों ये तो था। तो जब आप आओगे तो आप हर कोई ये सोच के आता है कि मैंने सेटलमेंट करनी, वापस नहीं जाना, या मैंने ये वो, है ना। बहुत कम बंदे होते हैं जो सोचते हैं यार 20-25 दिन घूमेंगे वापस आ जाएंगे। ऐसा तो कोई मेरे ख्याल से 100 में से 1 बंदा होता है ना, 1%। तो उसमें आपने करना क्या है, आप आके यहाँ पे फिर मेरे जैसे से या किसी जानकार से, किसी अपने जो भी आपका भाई है, दोस्त है, उससे मिलते हो, है ना। मिलने के बाद फिर आपको यहाँ आते हो, तो आपको यहाँ आगे की बातें पता चलती हैं। तो तब आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ आने के बाद, टूरिस्ट वीज़ा पे हमें आने के बाद, यहाँ पे हमारा कम से कम 30 से 40 हज़ार डॉलर का खर्चा हो जाता है आने के बाद। इंडिया से जो आप लगा के आ रहे हो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो ये बात भाई मेन है, ये सोच के आना। टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे पहुँचना ही एक सोल्यूशन नहीं है, उसके बाद भी बहुत कुछ पंगे पड़ते हैं, ठीक है ना। टूरिस्ट वीज़ा जैसे भी आप इंडिया में जितने पैसे लगा रहे हो, जो भी लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी आप लगा रहे हो, प्लस ये यहाँ का $30,000, 15 से 20 लाख यहाँ पे आने के बाद ये खर्चा आता है जी कनाडा में सेटलमेंट करने का। और जो दूसरी स्ट्रगल्स हैं, जैसे जॉब ढूंढना, ड्राइविंग लाइसेंस लेने और सब पंगे, पेपर वर्क करने, वो चीज़ें एक पैसे से अलग है, वो तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो जो भी आएगा भाई सोच के आना। 1-2 साल बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि भाई बाद में फिर बंदा जैसे कोई आ गया, वो कहेगा यार हम तो वीडियो देखते थे विवेक की, और भी लोगों की यूट्यूब पे देखते थे, तो बड़े यार बढ़िया घूमते हैं, फिरते हैं, इधर उधर जा रहे हैं। भाई ये सिर्फ आप भी कर सकते हो ऐसा, पर
2-3 साल के बाद। ऐसे नहीं कि आप आते ही घूमने लगोगे, आते ही आपके सर पे बहुत बड़ा टोकरा टेंशनों का गिर जाता है यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, एक एक चीज़ के लिए आप परेशान हो जाते हो। ठीक है ना। हाँ चलो, जिसका अपना कोई जानकार है वो उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है कि चलो जैसे घर रेंट पे लेना थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा काम को ढूंढने में वो बंदा उसकी हेल्प कर देता है, थोड़ा चलो राइड रूइड दे देता है, कार में ग्रोसरी लानी सामान करना ये हो जाता है। पर भाई यार पेपर वर्क भी खुद करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट भी खुद का लगाने थे, अपना पैसा भी खुद लगाना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें कोई नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसलिए भाई प्रिपेयर होके आओ, इंडिया से ही पैसे का इंतज़ाम करके आओ। अगर आप यहाँ अपने साथ 20 लाख रुपए लेके आते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपको कोई परमिट या किसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, 20 लाख तो आपका। तो जी ये तो बताया मैंने आपको टूरिस्ट और विजिटर वीज़े का। अभी मैं आपको बता देता हूँ पीआर। जो लोग इंडिया से ही पॉइंट बेस पे पीआर आ रहे हैं, है ना, जो लोग पीआर आ रहे हैं पॉइंट बेस पे, भाई वो उनकी लाइफ पहले दिन से ही यहाँ पे स्वर्ग हो जाती है। उनको ना कोई परमिट लेना, ना कोई पैसा खर्चना, ना कुछ करना, सिर्फ उनको अपने लिए एक जॉब ढूंढनी है बस। हालांकि कैसी भी वो सबसे मस्त रहते हैं बंदे, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो ऐसे आ गए, मतलब इंडिया में अगर आपको डायरेक्ट पीआर आ रहे हो ना, और इंडिया में आप 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो महीने का, तो मेरे हिसाब से छोड़ के यहाँ आ जाओ डायरेक्ट पीआर में तो बहुत फ़ायदा है यहाँ पे आके। ठीक है, सारे गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को आते ही बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, चाइल्ड बेनिफिट। तो वो पीआर के लिए तो मस्त है भाई। पीआर तो चाहे आंखें बंद करके आ जाए पीआर बंदा, पर विजिटर और टूरिस्ट सोच के आओ। और तीसरा है हाँ जी, और तीसरा जो कैटेगरी है, तीसरे में आते हैं स्टूडेंट्स जैसे मीडियम लेवल है इन दोनों के बीच में। मतलब पीआर जितना बेनिफिट भी नहीं उसको मिलता, पर टूरिस्ट विजिटर जितना उसको स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता, है ना। तो उसको ठीक है, वो आता है यहाँ पे, उसको किसी को पैसा नहीं देना है, इंडिया से अपनी फ़ीस भर के आ गया कॉलेज की, अगली फ़ीस उसको 6-8 महीने में देनी होती है। वो बंदा चलो इतनी होती नहीं, वो बच्चे कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना, पर काम तो उनको करना पड़ता है। दूसरा ये है कि वो उनको 20 घंटे अलाउड होता है काम वीक में, तो 20 घंटे काम करके चलो वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं, अच्छा थोड़ा बहुत पैसे जोड़ भी लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कैश पे काम करते हैं इधर उधर, और वो तो जैसे मर्जी करे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लीगली आप 20 घंटे काम कर सकते हो। तो स्टूडेंट ठीक है यार, क्योंकि उम्र कम होती है, ऊपर से कोई ज़्यादा उनको प्रेशर नहीं होता फैमिली का, किसी चीज़ का कोई दिक्कत की बात नहीं। अकेले शेयरिंग में रह लेते हैं, जैसे फैमिली वाले बंदे होते हैं वो अकेले अफोर्ड करते हैं रेंट सारा, $1500 $1800। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो $1500 के घर में 4 स्टूडेंट रह लेते हैं, तो शेयरिंग में उनको वही 4-4 500 बांटे आ जाता है। चलो उनको ईजी है उनके लिए, है ना, स्टूडेंट के लिए ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रगल है, इजी भी है, और इन्जॉय भी स्टूडेंट फुल करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट भी ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई। ठीक है, जो चौथी कैटेगरी है जिसमें लोग यहाँ पे आते हैं, वो आते हैं वर्क परमिट लेके इंडिया से। तो जो लोग वर्क परमिट लेके आते हैं वो मतलब पीआर से थोड़ा सा नीचे और स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब तीसरे नंबर पे आती है वो कैटेगरी। विजिटर और टूरिस्ट अब भी सबसे लास्ट कैटेगरी है ना, तो जिनको सबसे ज़्यादा पीसना पड़ता है। तो जी वर्क परमिट वाले थोड़े स्टूडेंट से ठीक है और पीआर से नीचे है। तो जो वर्क परमिट वालों को एक तो ये होती है कि वहाँ से चलो उनको 2 साल का वीज़ा मिल के आ रहा है या 1 साल का, तो उनको यहाँ पे आके टेंशन नहीं है, उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, सीट नंबर मिल जाता है, हर चीज़ उनके लिए ठीक है ना। पर उसमें यह है कि वो सिर्फ उनको एक ही प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ वहाँ पे काम कर सकते हैं जिस कंपनी का उनका वर्क परमिट है, और कहीं वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, सिर्फ वहीं पे। अगर वो वहाँ काम नहीं करते तो उनका वर्क परमिट ऑटोमेटिकली वर्क परमिट कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि वो उसी कंपनी में काम कर सकते हैं। बाकी अगर वो वर्क परमिट चेंज करना चाहते हैं, कोई और कंपनी ज्वाइन करके वहाँ से वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो वो एक प्रोसेस है, उसका भी थोड़ा उसमें टाइम भी लगता है ना। ठीक है, पर यह है कि आप वर्क परमिट पे आके अपना आपके पीआर की फ़ाइल लग जाती है, थोड़ा चलो 2-3 सालों में आप सेटलमेंट कर लेते हो, है ना। टूरिस्ट वीज़े से थोड़ा ईजी है ये, ठीक है। तो भाइयों अब मैं तो यही सलाह दूंगा कि जैसे मैंने आपको सारा कुछ बताया है, तो ये जब आप आओगे तो आप यहाँ रहोगे, आपको शुरू में 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीना कुछ नहीं पता चलेगा, पर जैसे ही आपको 1-2 साल हो जाएंगे तब आपको मेरी ये बातें लगेंगी कि हाँ मैंने बिल्कुल सच बताया था आपको, वाकई में ही ऐसे होता है।
क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, 100 बंदा मेरा जानकार है जो सबके साथ यही होता है यहाँ पे, है ना। तो ये बातें आपको पता नहीं किसी ने बताई होगी या कोई बताएगा नहीं बताएगा, यूट्यूब चैनल पे देख लोगों के भी हैं, वो भी बताते हैं, सब अच्छा बताते हैं, है ना। तो भाइयों ये कुछ आपके लिए होगा जब आप यहाँ पे आओगे, तो इसलिए पहले ही अपना ध्यान से आओ, सोच समझ के, है ना। और पैसे जब ना हो और जब बंदे के पास पैसे नहीं होते तो बंदा को बहुत समस्या आती है फिर, है ना। इंडिया में ही समस्या आ जाती है, ये तो बाहर के देश है ना, यहाँ कौन होता है अपना, ठीक है ना। यहाँ पे आपके आते ही खर्चे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जब आप आते हो किसी भी वीज़ा पे, है ना, फैमिली के साथ, टूरिस्ट वीज़ा पे या वर्क परमिट पे, खर्चे दोनों के सेम है ना। जो उसमें ऐसे होता है कि देखो जी, जैसे आप यहाँ पे आए, जैसे मेरा कोई फ्रेंड मेरा यहाँ आएगा तो वो मेरे को बोलेगा यार मेरी इस तरह की फ़्लाइट है ना, ठीक है, चल 2 4 5 दिन बंदे को साथ रख लेते हैं अपने। तो फिर बंदे के लिए घर भी देखना होता है, रेंट पे उसने शिफ्ट होना है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि सिटी बहुत बड़ा है, किसी को कहीं जॉब लगती है, किसी को कहीं लगती है, तो एरिया के हिसाब से थोड़ा सा रेंट है यहाँ पे। और मिनिमम अगर आप 1 बेडरूम की बेसमेंट रेंट करते हैं तो 1 बेडरूम की बेसमेंट ऐसे होता है कि जैसे एक रूम होगा, उसमें थोड़ा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम जिसको बोल देते हैं वो होगा, किचन और एक बाथरूम, ठीक है, तो मिलता है आपको उसमें, ठीक है। तो उसका जो रेंट है आजकल $1000 रेंट में आपको मिल जाती है, वो 1100 से 1000 1100, अगर थोड़ी पुराना घर है तो 900 की भी मिल जाती है ना। तो मतलब ये $1000 तो आपका लगा लो रेंट हो गया। उसके बाद कम से कम $500 की आपकी मंथली ग्रोसरी होगी, है ना, और $100 का आपका मोबाइल बिल हो गया उसमें, ठीक है जी। तो बस ये आपका खर्चा है $1000 का आपका, मतलब स्टार्टिंग में। अगर आपके पास कार नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक नॉर्मल खर्चा यही है, $1000 बेसमेंट, 500 की ग्रोसरी, 100 के आपके दोनों के हस्बैंड वाइफ के मोबाइल बिल, ठीक है जी। बाकी $1600-1700 आपका खर्चा होता है, ये जो ज़रूरी है, जो होना ही होना है आगे, है ना। 1600-1700, चलो आप थोड़ा बाहर से बाई कर लेते हो, कुछ ख़रीद लेते हो, ये वो, है ना, तो चलो आप लगा लो $2000 आपका खर्चा हो जाता है आते ही कनाडा में महीने का। जब आपकी जॉब स्टार्ट होती है वो एक अलग चीज़ है, महीने बाद हो, 15 दिन में हो, 2 महीने में हो, है ना, पर $2000 आपका महीने का खर्चा है यहाँ पे। एक फैमिली अगर इंडिया से नहीं आती है यहाँ, ठीक है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट का या बेसमेंट, ठीक है, $2000 में आप रहोगे। और इसलिए आप ये सोच के आओ कि जैसे आप इंडिया से आते हो तो ये सोच के आओ कि कम से कम 2-3 महीने अगर काम नहीं भी किया तो आपके पास $6,000 से $8,000 होने चाहिए आपके पास जब आप यहाँ आते हो तो, ठीक है ना। ओके, तो ये सोच के आना, और 2-3 महीने का आपके पास होना चाहिए मनी जब आप यहाँ आते हो, कि आपको पता है कि यार अगर बाई चांस 2 महीने भी काम नहीं किया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और एक तीसरी बात और, एक खर्चा और है जो मैं आपको बता देता हूँ इससे अलावा। उसमें ऐसा होता है जब हम इंडिया से आते हैं ना तो हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है ना, और यहाँ पे जब लोग वर्क परमिट मिलते हैं तभी उनको मेडिकल केयर कार्ड जो होता है, सर्विस कार्ड, तब मिलता है, या PR को मिलता है, या वर्क परमिट को मिलता है, और स्टूडेंट को मिलता है। विजिटर के पास ये भी नहीं होता है ना। तो भाइयों $300-400 में इंश्योरेंस मिल जाता है ट्रैवल, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियों से। तो उसमें ऐसा है कि आप सेफ़ हो जाते हो, ठीक है ना। तो भगवान ना करे भाई कोई बंदा यहाँ पे आया और कोई हैपन हो गया या कोई बीमार हो गया या हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, डॉक्टर पे जाना पड़ गया, तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है अगर कार्ड नहीं है। अगर एमरजेंसी हम हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो एक बारी का $1000 लग जाता है कम से कम, सिर्फ जाने का एम्बुलेंस का। और वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो बहुत महंगे हैं। जो इंडिया में मतलब 2-3 हज़ार में काम हो जाता है वो आराम से यहाँ से $4-5 हज़ार में होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी। तो अगर आपको मेरा बातें सही लगी हैं तो आप देखना, आप और भी यूट्यूब चैनल पे लोग बनाते हैं कनाडा के बारे में, तो आप देख सकते हो, है ना, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर आपको मेरा ये चैनल बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और ये जानकारी मैंने दी है कि ये बहुत ज़रूरी है, जो नए बंदे इंडिया से आ रहे हैं, मूव होते हैं, ये जो सोच रहे हैं, है ना, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही कनाडा हो, ठीक है ना भाई। अच्छा दिखता है आपको सारा, पर कोई भी गलत चीज़ होती है बंदा, अब जैसे मैं हूँ, है ना, मेरे से ही लो आप, अब जैसे मैं ठीक है, मैं सेटल हूँ, सब ठीक ठाक है,
PR भी हो गया, सारा कुछ हो गया है ना। तो ये चीज़ मैं आपको दिख रहा है, अभी मैं कारों में घूम रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, टाइम भी है ना। पर मैं उस टाइम की तो मैं वीडियो नहीं बनाता था ना, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था यहाँ पे। आप यहाँ पे आते हो तो आपका कोई भी जानकार है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है ना, तो यहाँ पे आप बहुत सारी उम्मीद करके आते हो उससे कि यार वो बैठा है वहाँ तो कोई चक्कर नहीं है ना। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका काम है वो आपने खुद करना है। अगर जो आपके रिश्तेदार या जो जानकार या फ्रेंड वहाँ पे बैठा है, उसको ये है कि उसके अपने भी काम है और यहाँ पे किसी पे टाइम नहीं होता। देखो जैसे अब मैं कार में वीडियो बना रहा हूँ है ना, तो कार में मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं 15-20 मिनट कैमरा लेके अपने घर डाइनिंग टेबल पे या घर पे आराम से अपने रूम में बैठ के मैं वीडियो बनाऊँ। मेरे पे टाइम नहीं है इतना। इसीलिए यही कारण है कि मैं ज़्यादातर बोलने वाली वीडियो है जिसमें मैं आपको बोल के बताता हूँ कुछ, एक कार में बनाता हूँ। कोई मेरे को शौक़ नहीं है कि कार में वीडियो बैठ के बनाना, पर यह है कि ये एक एक्स्ट्रा टाइम है मेरे पास। चलो इस बीच में ये काम हो जाता है, ठीक है। नहीं तो मैं अपने घर पर भी बैठ के बना सकता हूँ, पर टाइम नहीं होता, ठीक है। तो ये सोच के आना आप भाई, यहाँ थोड़ा सा ऐसे ही है सिस्टम भाई, खुद आपने काम को खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा बंदा आपको थोड़ा यही है कि छुट्टी वाले दिन थोड़ा बता दिया, थोड़ा ग्रोसरी करा दी, आपको राइड दे दी, थोड़ा काम में हेल्प कर दी, बस ये होता है जी। आपको देखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए डोंट वरी। बाकी स्ट्रगल तो देखो जी यहाँ पे करना ही पड़ता है 2-3 साल सबको। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो ओके, लाइक और शेयर। ओके, थैंक यू गाइस।